गुड मॉर्निंग बच्चों। जो चैप्टर अपने पास अगला वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो वैसे तो ये चैप्टर कम्प्लीटली रिकॉर्डेड है, लेकिन इसकी फर्स्ट वीडियो में एक्चुअली थोड़ी वीडियो क्वालिटी को लेकर काफ़ी इश्यूज़ थे। इस वजह से ये डिसाइड किया है मैंने कि इससे अपन वापस रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो दाढ़ी नहीं है, आगे वाली वीडियो में वापस दाढ़ी आ जाएगी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। तो बच्चों अपने पास में वर्क एग्जैक्टली है क्या। और हाँ, एक छोटी सी बात और बता दूं, 10th क्लास के काफ़ी बच्चे रेगुलरली कह रहे थे सर हमारा टॉपिक कब होगा। तो अब यूँ मान के चलिए रेगुलरली आपके 2 से 3 चैप्टर कंटिन्यूसली आने वाले हैं। एक चैप्टर ये फिजिक्स का है, आफ्टर दैट एक रविंद्र सर लेंगे आपका बायोलॉजी में, और मैथ्स में भी एक चैप्टर ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। तो बस अब पढ़ना कर दो, चलो ठीक है। ओके बच्चों, वर्क से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्क एग्जैक्टली है क्या, तो अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो कि सर जो भी अपन काम करते हैं वो अपना वर्क ही है। जैसे मम्मा अगर कह दे कि बर्तन धो तो धोना पड़ता है, भाई मम्मी की सरकार चलती है घर में, तो नहीं तो बर्तन धोने में लग गए। मम्मी कहे झाड़ू निकालो, झाड़ू निकाल दी। खेत में काम करने गए तो वो भी वर्क हो गया अपने। भाई किसी भी तरह का कोई भी अपन काम करते हैं उसी को अपन ने वर्क कह दिया, है ना। कि सर सिंपल सी बात है, इसमें अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है अपने को। यहाँ पे वर्क एनर्जी एंड पावर, ये एनर्जी पे चलो सीधा। तो बच्चों फिजिक्स का जो वर्क है वो कंप्लीटली अलग है अपने घर के वर्क से, है ना। देखो एग्जैक्टली होता क्या है, अगर मैं तुमसे कहूँ या तुम्हारी मम्मी तुमसे कहे कि काम करो, ये तुम्हारे पास में कोई 10 किलो का पैकेट है, इसे उठाओ और जाके चेंज करवा के ले आओ किसी शॉप से, ठीक है। तुम उस 10 किलो के पैकेट को उठा के 3 किलोमीटर पैदल जाओ, ठीक है। और वहां जाने के बाद तुम्हें पता चले दुकान बंद है या जो शॉप है वो अभी बंद है। तुम आए वापस और आके तुमने जहां से पैकेट उठाया था, जैसे तुमने यहाँ से पैकेट उठाया रूम में, उस वहीं लाके तुमने रख दिया। अब उस दौरान क्या हुआ, मम्मी गई थी सो, ठीक है। तो अब तुमने वो पैकेट वहां पे जैसे लाके रखा और तुम आके जस्ट यूँ रखे, पसीने पसीने सुखा के मम्मी को बोले मम्मी चाय बना के देना। मम्मी ने कहा काहे की चाय, तो कि अभी मैं देखो इतना वर्क करके आया हूँ, इतनी दूर जाके आया हूँ धूप में 3 किलोमीटर, और वो पैकेट लेके आया हूँ। मम्मी कहाँ लेके गया, वो तो वहीं की वहीं पड़ा हुआ है ना। तो ऐसा कोई डिस्प्यूट ना हो, भाई आपके हिसाब से आपने काम किया लेकिन आपकी मम्मी के हिसाब से आपने कोई काम नहीं किया, जाके आ गए बस, है ना। तो ऐसा कोई डिस्प्यूट ना रहे, ठीक है। उस चीज का ख्याल रखते हुए फिजिक्स के अंदर वर्क को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो बच्चों ये एग्जैक्टली वर्क है क्या। देखो बच्चों, अगर अपन सादा शब्दों में बात करें तो एक बार डेफिनेशन देखना है ना। वर्क इज डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब साफ सीधी सी बात है, जो वर्क है ये मल्टीप्लिकेशन है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दे तो अपने को वर्क मिल जाता है ना। हो गया, समझ में आ गया क्या, मान लिया। अरे नालायक को समझो चीज को, ठीक है। मतलब देखो बात ऐसी है, मैंने बोल दिया तुमने मान लिया, ऐसे थोड़ा ना चलता है। अपने को चीजें पूरी डिटेल में खोल के देखनी है, सवाल करने का अधिकार है आपका। कि चलो ठीक है सर, वर्क मान लिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, माना, ओके डन सर, आपकी बात बिल्कुल मानी। लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये फोर्स क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। तब तो कुछ संपट भी बैठे, कुछ सतना मतलब कुछ आइडिया भी लगे हमें। आप तो सीधा सीधा बोल दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर दो वर्क आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो बात करते हैं फोर्स की। तो देखो ये शायद 9th क्लास का टॉपिक है और अब तक ये वीडियो आ चुकी होगी 9th या 8th का। तो एक बार जाके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वहां देख, मतलब डिटेल में देखना चाहो वहां देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक ब्रीफ कर देता हूं मैं ना, फोर्स का एग्जैक्टली है क्या। बच्चों पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर अपन किसी चीज पे धक्का लगाएं, है ना, या किसी चीज को खींचते हैं तो वो अपना फोर्स होता है ना। अपने को जहां जोर लगाना पड़ता है, देसी भाषा में जहां अपने को जोर लगाना पड़ रहा है ना, वो एक तरीके का फोर्स है। चोक है, इसे उठाने के लिए मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, नहीं लगाना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है, भले ही मुझे कम लगाना पड़े लेकिन मुझे जोर तो लगाना पड़ रहा है ना। इसी को अपन ने इंग्लिश में फोर्स बोल दिया, ठीक है। एग्जैक्टली अगर आपको देखना क्या होता है तो आप प्लीज वहां जाइए, आपको मिल जाएगा पुरानी वीडियोज में, ठीक है। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो इसका भी वीडियो रिकॉर्डेड है, मोशन का खैर अभी वो आया नहीं है, तो मैं एक बार बता देता हूं आपको। अगर मान के चलो अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना चालू करता है, ठीक है। यहां से होता हुआ वो ए से होता हुआ, ए पॉइंट से शुरू करके यहां तक पहुंचा है बी तक, ठीक है। तो मैं पूछूं बच्चों कितना चला है, तो तुम जो अब देखो यहाँ पे अपने पास 2 टर्म्स हैं। चलो एक बार थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको अच्छे से, कोई ना थोड़ा सा लेंथी होगा, चलता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अपने पास में 2 टेक्निकल टर्म्स है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो बच्चों मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं, मैं 1 कदम आगे गया, ठीक है, फिर 1 कदम इधर गया, 1 कदम इधर गया और वापस 1 कदम चल के वापस उसी पोजीशन में मैं पहुंच गया जहां से मैंने चलना चालू किया। तो कुछ ऐसा सिनेरियो था कि मैंने यहां से चलना चालू किया, इधर गया, इधर गया, इधर गया और वापस यहां पहुंच गया, ठीक है। अपन मान लेते हैं कि 1-1 मीटर चला हूं मैं। तो बच्चों एक बात बताओ, यहां पे हकीकत में मैं कितना चलाऊं। देखो यहां पे पहले मैं चला 1 मीटर, फिर मैं चला 1 मीटर, तो 1 + 1 2 मीटर, फिर मैं चल गया 1 मीटर, 3 मीटर, फिर मैं चल गया 1 मीटर। टोटल जो डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया वो है 4 मीटर। तो मैं 4 मीटर डिस्टेंस ऑलरेडी चल चुका हूं। तो ये तो है मेरा डिस्टेंस की, जो एक्चुअल में मैं कितना चला हूं वो बताता हूं, उसे अपन डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। कि एक्चुअल में मैंने कितना ट्रेवल किया है, ठीक है।
जैसे मान लो तुमने यहां से चलना चालू किया और अपनी नानी जी के यहाँ जा रहे हो, तुम ऐसे घूमोगे पहले, फिर ऐसे घूमोगे, ऐसे 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 टर्न लेते हुए जाओगे। तो पहले अपन इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे, इसे इसे, और इस सारे को अगर अपन जोड़ देते हैं ना, तब तो अपने पास आता है डिस्टेंस, है ना, कि एक्चुअल में अपन ने कितना चला है। भाई अपन इस रास्ते से होते हुए गए ना, तो एक्चुअल में इतना चलना पड़ा अपने को नानी जी के पहुंचने के लिए, है ना। लेकिन अगर वही बात करूं मैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में ऐसे नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में तो तुम्हारा घर कहां, यहां, नानी जी का घर कहां, यहां, सीधी लाइन से जोड़ दो। ये जो दूरी होती है ना, शॉर्टेस्ट रास्ता, भाई अपना जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से अपन चलना चालू कर रहे हैं, और जो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट मतलब जहां जाके अपन रुक गए, तो यहां से यहां तक की ये जो दूरी है, ये अपना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जो सबसे छोटा रास्ता होता है। समझ में नहीं आया, कोई ना देखो, बस समझाते हैं डिटेल में, पेशेंस रखो बच्चों, कोई ना समझ में आया तो एक आध एग्जांपल और देखते हैं इसका कैसे समझ में नहीं आएगा। ओ सॉरी, देखो बच्चों बात ऐसी है, डिस्टेंस तो देखो साफ सीधी सी बात है, एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी ट्रेवल की अपन ने, वो अपने को डिस्टेंस बताता है। जैसे मैं यहां से कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस पे दौड़ लगाना चालू करूं, मैंने एक चक्कर मार दिया, ठीक है, और इसका जो एक राउंड है ना, ये 1 किलोमीटर का है, ठीक है, 1 किलोमीटर का मैंने यहाँ ये राउंड मारा, ठीक है, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो तो कितना हो गया, 1 किलोमीटर। भाई एक्चुअल में मैं 1 किलोमीटर चलाऊं ना इसका चक्कर लगाने के लिए पूरा, और मान लो मैंने यहीं से स्टार्ट किया और यहीं पे वापस आ गया, मैं यहीं से स्टार्ट किया और यहीं आके रुक गया, तो मेरे अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां पे मैं शुरू में था, कहां पे था, यहां पे, ठीक है, और जहां पर मैं लास्ट में हूं, लास्ट में भी कहां पर हूं, यहां पे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी कितनी है। तो बच्चों एक बात बताऊं, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितनी है दूरी, 0 ही है ना। भाई यहां से शुरू किया, यहीं पहुंच गया मैं, तो ये दूरी कितनी हुई, भाई यहां से चला, एक कदम इधर चला गया, ठीक है, और वापस यहां आ गया, तो एक्चुअल में तो मैं 2 कदम चलाऊं, 1 कदम उधर गया, 1 कदम इधर आया, लेकिन वैसे देखा जाए तो मैं वहीं की वहीं हूं, वहां से मैं नहीं हिला, है ना। तो कुल मिला के जो अपना डिस्टेंस आया वो तो हो गया 2 कदम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें वो 0, है ना, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं, क्योंकि जहां से मैंने स्टार्ट किया वहीं पे मैं वापस पहुंच गया। आई होप फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार देखते हैं इस डेफिनेशन का सेंस क्या है, वर्क एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है। वर्क इज डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये बच्चा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को होल्ड करो एक बार, मैं थोड़ी देर में समझाता हूं, पहले अपन सिंपली ये समझते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या, ठीक है। अब देखो बच्चों एक बात बताओ, यहां पर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, m मास माने बच्चों वेरिएबल मास रखा है, 5 किलो, 7 किलो, 8 किलोग्राम, 9 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ना, इस पे मैंने इधर से फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, इधर से मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया इसके ऊपर 20 न्यूटन। अब तुम कहोगे सर ये न्यूटन क्या है, अरे बच्चों बात समझो, एक बात बताओ, मैं तुमसे तुम्हारा वजन पूछूंगी, तुम्हारा वेट कितना है, तुम क्या कहोगे कि सर 70 kg, 65 kg, 85 kg। तुम अपने वजन के पीछे ये kg लगा रहे हो ना, ये kg क्यों लगा रहे हो, है ना, बताओ, सोचो जरा। और या फिर मैं तुम्हारी हाइट पूछूं तो तुम कहोगे सर 2 फीट, ठीक है, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, तो ये जो फीट है ये क्यों लगा रहे हो तुम, ठीक है। यहां से, या मैं कहूं तुम्हारे घर से स्कूल कितनी दूर पड़ती है, तो तुम कहोगे सर 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर क्यों लगा रहे हो तुम, ये बताओ मेरे को, जवाब दो इन सवालों के, फिर मैं बताता हूं न्यूटन क्यों लगा रहा हूं मैं। बच्चों एक बात बताओ, ये सारी यूनिट्स हैं जो पर्टिकुलर अपने को बताती है कि हाँ एग्जैक्टली अपन मेजर किस चीज को कर रहे हैं। ये यूनिट्स अपने को ये बताती है कि एग्जैक्टली अपन मेजर किस चीज को कर रहे हैं। जैसे अगर कोई कहता है 70 किलोग्राम या 70 किलोग्राम, है ना, तो वहां से ये तो क्लियर कट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो बात कर रहा है सामने वाला वजन की। अब किसके वजन की कर रहा है, क्या वजन की कर रहा है, वो सब गया तेल लेने, उससे अपने को मतलब नहीं है अभी। लेकिन जो चीज मैटर करती है वो ये कि वो बात कर रहा है वजन की, ठीक है। कोई कहता है 5 किलोमीटर, तो अपने को तय है कि जो बात हो रही है वो दूरी की हो रही है, डिस्टेंस की हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की हो रही है ना, है कि नहीं। कोई कहता है 2 फीट, वो भी दूरी की बात हो रही है, ये सब तय है, क्लियर है। जो यूनिट से अपने को इस बारे में आइडिया देती है, ठीक है, कि एग्जैक्टली अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो बच्चों जैसे अपन वजन को मेजर करते हैं, अपने वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं फीट में, डिस्टेंस या किलोमीटर में, है ना, लेंथ जो होती है। मतलब एक बार बताओ, लंबाई अपन काय में मेजर करते हैं, मीटर में भी कर लेते हैं, किलोमीटर में भी कर लेते हैं, छोटी होती है तो सेंटीमीटर में भी कर लेते हैं, मिलीमीटर में भी कर लेते हैं ना। डोंट पैनिक, आई होप ये रफ आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि किलोग्राम, फीट और ये सब अपन क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक बात समझो, सिमिलरली एक बात बताओ, फोर्स भी तो एक क्वांटिटी है, उसे कैसे मेजर करोगे आप। जो फोर्स है वो भी अपने पास एक क्वांटिटी है, उसे कैसे मेजर करोगे। तो बच्चा जो फोर्स है ना, उसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं अपन यूनिट, वो है अपने पास में न्यूटन, मेनली न्यूटन है, ठीक है। जो देखो एक बात बताओ, वजन अपन जनरली किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो अपने पास कोई जरूरी है कि वजन किलोग्राम में मेजर करें। वजन में ग्राम में भी कर सकता हूं, वजन में क्या बोलते हैं
क्विंटल में भी कर सकता हूं, वजन में टन में भी कर सकता हूं, मेट्रिक टन में भी कर सकता हूं, है ना। तो वो मेरी इच्छा के ऊपर है, मैं मेरा वजन काय में मेजर करूं। सिमिलरली फोर्स में भी अपने पास में काफी यूनिट्स होती है वेट मेजर करने के लिए, जो उनमें से सबसे जो पॉपुलर है ऐसा यूनिट जिसे अपन कहते हैं, ऐसा यूनिट माने जिसे ज्यादातर दुनिया फॉलो कर रही है, स्टैंडर्ड सिस्टम में बच्चा ये किसी और दिन बात करेंगे इस बारे में। तो बच्चों एक बात बताओ, जो न्यूटन है वो उसका स्टैंडर्ड सिस्टम है, ठीक है। जो अपने पास फोर्स लगाते हैं ना अपन किसी चीज पे, भाई कितना धक्का लगाया, तो मैंने थोड़ा सा दम लगाया, थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ा सा पुश किया, तो मैं कहूंगा 5 न्यूटन। और फिर मैं ज्यादा करता हूं तो मतलब फोर्स ज्यादा लगाया मैंने, भाई हल्की चीज है, कम वजन, तो 5 किलोग्राम, ज्यादा तो 70 किलोग्राम। तो जो एक किलोग्राम है इसका काम तो क्या ये बताना कि एग्जैक्टली चीज क्या अपने पास में। सिमिलरली फोर्स अपन लगा रहे हैं तो उसके पीछे अपने को न्यूटन लगाना ही पड़ेगा, और न्यूटन ना लगाएं तो जो फोर्स की दूसरी यूनिट्स है जैसे कि अर्ग, ये अपने को लगानी पड़ेगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई कि न्यूटन अपन इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ताकि एग्जैक्टली अपने को पता चल सके कि अपन बात कर रहे हैं फोर्स की, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे किसी भी यूनिट के पीछे अगर मान लो न्यूटन लगा हुआ है, उसका क्लियर कट मीनिंग है कि अपन बात कर रहे हैं फोर्स की, ठीक है। आई होप ये न्यूटन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि एग्जैक्टली अपन 20 न्यूटन कह क्यों रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। आई होप ये चीज क्लियर होगी, है ना। ओके बच्चों, यूनिट मतलब बड़ा आसान सी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें हैं, देखना जरूरी होता है पर बच्चा, एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, है ना। मैं न्यूटन मैं सिंपली बोल के फ्री हो सकता था कि न्यूटन अपन लगा, ये फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन यूनिट का एक्चुअल सेंस क्या है, आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब मान के चलिए अपने पास में कोई एम मास है, चलो एम मास भी देखते हैं अपन, तो 5 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर अपन ने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, जो न्यूटन है ना उसका सिंबल होता है कैपिटल एन, ठीक है, ये लगाया। अब मेरा फोर्स लगाने की वजह से ये जो पार्टिकल है ये क्या हुआ, 5 मीटर दूरी तक चला गया। फिर मैंने फोर्स लगाना छोड़ दिया तो थोड़ी दूर जाके रुक गया, जो कुछ भी हो उससे आगे को अपना मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाना चालू किया, कितना 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया इसी डायरेक्शन में कितना, 5 मीटर। बच्चा डिस्प्लेसमेंट के आगे भी तो अपने को बताना पड़ेगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों की यूनिट मीटर ही है, ठीक है। तो इसे कितना डिस्प्लेस कर दिया अपन ने, 5 मीटर कर दिया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या अपने पास में, वर्क एक्जेक्टली होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स की अपन बात करेंगे। एक्जेक्टली कहना क्या होता है, थोड़ा सा होल्ड करो, है ना। तो एक्जेक्टली अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वो मेरे पास क्या आ गया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरे पास यहां पे कितना है, 20 न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे पास में, 5 मीटर, 5 मीटर। ओके, तो मेरे पास जो वर्क आया ये कितना है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये तो हो गया मेरे पास में 100, ठीक है। और साथ साथ में न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई मीटर, यहां आ गया ये न्यूटन मीटर। तो सर अब ये न्यूटन मीटर क्या आ गया, भाई वर्क की यूनिट, चलो सर फोर्स की यूनिट जो है वो हमें पता है न्यूटन होती है, ठीक है। जो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट है उसकी यूनिट मीटर होती है। तो बच्चा जो वर्क है इसमें देखो एक्जेक्टली अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी यूनिट्स भी तो मल्टीप्लाई होंगी ना। आई होप ये चीज क्लियर होगी बच्चा, जो वर्क है इसमें अपन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी यूनिट भी तो मल्टीप्लाई होंगी। तो ये न्यूटन मीटर यहां पर ऐसे आ रहा है, ठीक है। अब जरा थोड़ी सी बात करते हैं न्यूटन मीटर के बारे में, ठीक है। डायरेक्शन वाला टॉपिक बच्चा अपन लास्ट में लेंगे कि डायरेक्शन का सेंस क्या है, पहले एक बार इसकी यूनिट्स वगैरह के बारे में तो समझे, एक्जेक्टली ये तो देखे फोर्स है क्या, वर्क क्या है ना, उसके बाद में उस पर जाएंगे। तो कुल मिला के अपने जो डिस्कशन का मुद्दा है अब ये न्यूटन मीटर है, 100 को भी हटा देते हैं, इससे भी अपने कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। तो बच्चों अब बात समझो, यूनिट क्या होती है तो आपको क्लियर आइडिया हो ही चुका होगा कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए अपने को यूनिट्स की जरूरत होती है, कुछ डिफाइंड यूनिट्स होती है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, है ना। जैसे वजन के लिए किलोग्राम है, ग्राम है, मेट्रिक टन है ना, माइक्रोग्राम है, ठीक है। वो सारे के सारे वजन के लिए जैसे डिफाइंड है, पाउंड हो गया, है ना। वैसे सिमिलरली मेरे पास जो फोर्स है इसकी 2 यूनिट्स होती है अपने पास में, पहली न्यूटन और दूसरी डाइन, ठीक है। डाइन बच्चा कौन सी डाइन, मेरे को पता दिमाग में क्या रहा है, कोई डोमेनिक क्रिएचर की बात नहीं कर रहे अपन, ये सिंपली यूनिट डिफाइंड है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं जरा वर्क की यूनिट की। तो यूनिट ऑफ वर्क आर जूल एंड अर्ग। जो वर्क है इसकी यूनिट होती है जूल एंड अर्ग। सर अब ये जूल एंड अर्ग क्या आ गया, तो आई होप यूनिट का सेंस क्या है ये तो आपको क्लियर होगा कि जो यूनिट है वो अपने को एग्जैक्ट, मतलब किसी चीज को अपन मेजर करते हैं ना तो उसकी कोई ना कोई यूनिट डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे अपन ने फोर्स की यूनिट डिफाइन कर रखी है न्यूटन, अभी बात करें ना अपन ने कि फोर्स को जनरली अपन न्यूटन में देखते हैं, ठीक है। और जो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट है उसकी मीटर कर रखी है ना। वजन की किलोग्राम कर रखी है अपन ने, और सिमिलरली जो हाइट है वो मीटर में, फीट में, है ना। सिमिलरली उसमें मेजर करते हैं तो यूनिट्स डिफाइन कर रखी है ना अपन ने। सिमिलरली जो अपने पास में वर्क डन है इसकी यूनिट है जूल और एक यूनिट है अर्ग। कि सर अभी तो अपने पास में जो वर्क आया था ना, वर्क, उसकी यूनिट आई थी 100 न्यूटन मीटर। तो अब सर एक बात बताओ, चलो ये न्यूटन मीटर तो एक बार के लिए समझ में आएगी, ये वर्क की यूनिट है कि जो वर्क है ना वो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर में रहेगा, ठीक है। अच्छा याद तो है ना बच्चों, अभी अभी थोड़ा सा नहीं पीछे करके देख लो, वर्क 100 न्यूटन मीटर आ रहा था, मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 आई सपोज, ठीक है। 20 न्यूटन फोर्स था और 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, जो कुछ भी था, ठीक है। तो कुल मिला के अपना 100 न्यूटन मीटर अपना क्या आ रहा था, अपना आ रहा था वर्क।
तो यहां से ये चीज समझ में आएगी, जो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर है ये क्या है, वर्क डन की यूनिट है। तो बच्चों एक बात बताओ, बार बार मैं कहूं मेरा वर्क डन हो गया 5 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मेरा वर्क डन हो गया 100 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मेरा वर्क डन हो गया 1000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, ये ज्यादा बेटर लग रहा है सुनने में, या फिर न्यूटन मीटर को मैं एक अलग नाम दे दूं, जो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर है इसे मैं एक अलग नाम दे दूं जूल, जो न्यूटन मीटर है ना इसे एक अलग नाम दे दूं मैं जूल। तो जहां पे मेरे पास वाले वर्क डन आ रहा था 100 न्यूटन मीटर, मैं ऐसा कर दूं कि जो न्यूटन मीटर है इसे अपन जूल भी कहते हैं, ठीक है, एक नई चीज डिफाइन कर दी जाए, मैं नहीं बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कर गए। तो बच्चा यहां पे कुल मिला के इस वर्क डन को अपन 100 जूल भी बोल सकते हैं। आई होप ये बेसिक सा पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी इसी चीज को एक बार अच्छे से अपन और देखते हैं थोड़ा सा, है ना भाई। न्यूटन मीटर कहो या जूल कहो एक ही बात है भाई। मेरे को मेरा नाम विक्की है घर पे और मेरा वैसे नाम विकास है, ठीक है, तो विक्की का हो चाहे विकास का हो एक ही बात हुई ना भाई, बात मेरे रेफरेंस में हो रही है, मेरे बारे में बात करी जा रही है। सिमिलरली इस यूनिट को चाहे न्यूटन मीटर का हो चाहे जूल का हो, दोनों कंप्लीटली राइट है, कोई सी भी गलत नहीं है। अगर स्पेसिफिकली आपसे ना पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या है वर्क की, तो आप न्यूटन मीटर भी बकायदा न्यूमेरिकल्स में कर सकते हो, आपका कोई भी गलत नहीं करने वाला उसे, है ना। ओके बच्चों, अब आते हैं थोड़ा सा कि यूनिट ऑफ वर्क जूल और अर्ग, तो ये कैसे। तो बच्चों एक बात बताओ, पहली बात तो वर्क की जो यूनिट है, देखो वर्क होता है अपने पास में फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अपने को वर्क की यूनिट देगी कि नहीं देगी, देगी। तो बच्चों एक बात बताओ, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर। ये दोनों बच्चा ऐसे यूनिट्स हैं, जो फोर्स है ना इसको जनरली अपन न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है इसे मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से अपना जो वर्क है ये आ रहा है न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, ठीक है, ये यूनिट। और इसके अलावा बच्चा एक अपने पास में सीजीएस सिस्टम और है, जो अपने पास में ऐसा सिस्टम है ना, इसके बाद में जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है चीजों को मेजर करने का, वो सीजीएस यूनिट मेथड है या सीजीएस सिस्टम है, ठीक है। तो इसके सीजीएस यूनिट की बात करें तो बच्चा जो वर्क है इसकी जो यूनिट रखी है यहाँ पे अर्ग रखी है, ERG, अर्ग, है ना। और जो फोर्स की सीजीएस यूनिट है वो डाइन है, और जो डिस्प्लेसमेंट की सीजीएस यूनिट है वो सेंटीमीटर है। आई होप मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन तो आपको पता होगा, ठीक है। सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 100, सॉरी सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 अपने के पास में मीटर आ जाता है, ठीक है। मैं कहूं 100 सेंटीमीटर या फिर मैं कहूं 1 मीटर, ये एक ही बात है ना। तो जैसे इन दोनों में रिलेशन है बच्चा, इनमें भी रिलेशन है, तो वो भी अपन निकालेंगे, लेकिन एग्जैक्टली पहले समझे तो सही। तो बच्चों देखो, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर अपने पास में जूल आता है। आई होप ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि फोर्स की यूनिट होती है ऐसा यूनिट अपने पास न्यूटन, फोर्स की जो अपने पास, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की जो ऐसा यूनिट है वो होती है अपने पास मीटर, तो वर्क की जो ऐसा यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर या फिर जूल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक यूनिट, तो ये ऐसा ही सिस्टम अपने पास में। इसके अलावा सीजीएस सिस्टम के अंदर जो फोर्स की यूनिट है वो है डाइन, ठीक है। और इसके साथ साथ में जो डिस्प्लेसमेंट की अपने पास में जो सीजीएस यूनिट है वो है सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुल मिला के जो अपने पास में वर्क की अपन ने कह दिया कि डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इक्वल्स टू अर्ग होता है। जो डाइन सेंटीमीटर लिखो या फिर अर्ग लिख दो, एक ही बात है। जैसे अपन ने ये एक एग्जांपल देखा था कि अपन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 5 मीटर हुआ है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अपने पास में कितना आ गया, 100 न्यूटन मीटर। आई होप 10th क्लास में हो, इतने सर डायरेक्ट कैलकुलेशन तो आप देख सकते हो। तो ये 100 न्यूटन मीटर आ गया। इसे मैं 100 न्यूटन मीटर कहूं या फिर मैं इसे 100 जूल कहूं, एक ही बात है। ओके, सिमिलरली अपने पास में जो दूसरा सिस्टम है इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर बच्चों जो देखने लायक चीज है वो ये है कि अपने पास में देखो, सबसे पहले जो अर्ग की अगर अपन बात करें, अब जो या चलो बात कर ही लेते हैं ना एक बार। अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, m मास है, मास जो भी है, मास से अपने को पता है वर्क डन इंडिपेंडेंट है, वर्क से कोई, मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा वर्क डन के ऊपर। इसके ऊपर अपन कह देते हैं कि अपन ने जो फोर्स लगाया वो लगाया 10 डाइन, डाइन 10 डाइन नहीं लगा इसको धकेलने के लिए, डाइन मतलब जो फोर्स की यूनिट है ना, 10 डाइन, ठीक है। और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर हुआ। तो बच्चों अगर अब मैं कहूं कि वर्क डन निकालो, तो वर्क डन देखो क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। यहां पे अपने पास फोर्स कितना है, 10 डाइन, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये तो आ गया 50। डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे, डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, तो ये वर्क डन आ गया। तो बच्चों मैं डाइन सेंटीमीटर लिखूं या फिर इसकी जगह पे मैं 50 सादा सादा अर्ग लिख दूं, क्योंकि डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर अर्ग होता है, तो 50 अर्ग। तो एक बात बताओ, ज्यादा बोलने में अच्छा क्या लग रहा है, 50 अर्ग या 50 डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। तो आई होप 50 अर्ग आपकी चॉइस होगी।
क्योंकि पूरी दुनिया ने ऐसे ही माना है। और बच्चा बात ऐसी है कि दुनिया ने क्या माना है, 9 सेंटीमीटर भी गलत नहीं है, पर बात ऐसी है ना कि एक चीज़ें दिखने में अच्छी होनी चाहिए, बार बार अपन इस्तेमाल करें तो अपने को अजीब ना लगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा ना लगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और न्यूटन मीटर होता है जूल, न्यूटन मीटर होता है जूल, ठीक है। 9 सेंटीमीटर होता है अर्ग, 9 सेंटीमीटर होता है अर्ग। अब बच्चा इनका रिलेशन देख लेते हैं कि भाई 9 को अगर अपने को न्यूटन में बदलना हो, है ना, जो फोर्स है उसमें, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो, या अर्ग को जूल में बदलना हो, या जूल को अर्ग में बदलना हो, तो इनके आपस में रिलेशन क्या है, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो बच्चों ये तो आई होप सबको पता होगा कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आई होप ये चीज सबको पता होगी। या फिर 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है। 100 को इधर नीचे ले गया मैं। आई होप ये चीज तो सबको पता होगी, तो इस बारे में तो ज्यादा बात अपन करेंगे नहीं। फिर भी बच्चा लिखते चलो सब, है ना, और जितना हो सके अभी समझने पे भी ध्यान दो। एंड आफ्टर दैट याद क्या करना है, वो जल्दी कुछ ना कुछ समाधान निकालते हैं उसका भी, है ना, कि एग्जैक्टली जो याद करने वाली चीजें वो क्या क्या है आपको बताई जाए, ठीक है, अब कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, अपने को ये तो क्लियर हुआ कि चलो ठीक है, जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट है इसकी यूनिट्स क्लियर हो गई। अब बात करते हैं फोर्स की यूनिट्स की। तो बच्चा फोर्स के अपने पास में 2 यूनिट है, न्यूटन और दूसरी है डाइन। तो बच्चा इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो बच्चा इनके बीच का रिलेशन है 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻⁵ डाइन के बराबर। सर 10⁻⁵ का मतलब बच्चा 10⁻⁵ का मतलब होता है 1 के आगे 5 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5, नहीं दिखेगा, चलो थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। 10⁻⁵ होता है 1 के आगे 5 जीरो, 10⁻⁴ होता तो 1 के आगे 4 जीरो, 10⁻³ होता तो 1 के आगे 3 जीरो। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। तो अरे जल्दी हटा दिया क्या थोड़ा, चलो कोई ना, वापस लिख देता हूं आपके लिए मैं। तो यहां पे अपने पास आ गया 1 न्यूटन या 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁻⁵ डाइन। आई होप ये चीज अब क्लियर है आपकी, ठीक है। तो ये रिलेशन है, डिफाइंड रिलेशन है, ठीक है। मतलब जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से चलती हैं चीजें। जूल और अर्ग का रिलेशन जरूर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन न्यूटन और डाइन का जो रिलेशन है ये गिवन है, ठीक है। ओके बच्चों, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 10⁻⁵। 10⁻⁵ माने 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो है ना। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, 10⁻⁵ ये यही है, मैंने बता रखा है, ठीक है। ओके, ये होता है 1 डाइन के बराबर। तो यहां से ये क्लियर है कि मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से, और यहां ये क्लियर है कि न्यूटन बड़ा होता है डाइन से। तो जब बड़े वर्क की बात करेंगे तब अपन लेंगे इसमें, ताकि चीजें अपने पास में देखने लायक रहें, और जब छोटे वर्क की बात करेंगे तब अपन चीजें ले लेंगे अर्ग में, ठीक है। सॉरी बच्चों, हाँ न्यूटन डाइन, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ये जूल और अर्ग के बीच के रिलेशन का, ठीक है। तो जरा इस पर ध्यान देना, ये आपकी बुक में भी डेरिवेशन गिवन है। डेरिवेशन तो क्या एक छोटी सी कैलकुलेशन है बच्चों, तो ये पूछा जा सकता है ना। तो एक बात बताओ, जो जूल है ना, जो जूल है ये काय के बराबर है, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर के बराबर है। इसमें कुछ गलत कह रहा हूं क्या मैं? जो जूल है ये न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर है, ठीक है। अब एक बात थोड़ा मेमोरी टेस्ट कर लेते हैं आपका। अभी अभी मैंने न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन बताया, तो बच्चों चलो बताओ, मैं एक बार बताओ, चलो यहाँ पे जो जूल लिखा हुआ है इसे मैं इसके आगे 1 लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? इन सभी के आगे 1 लगा दूं तो भाई किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबको अपन ने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? पीछे कोई नहीं करेगा वीडियो को, ऐसे बताओ, मेमोरी टेस्ट है, सोचो सोचो जल्दी सोचो। 1 न्यूटन और जो न्यूटन और डाइन है इसके बीच में क्या रिलेशन है? 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? शाबाश, 10⁵ डाइन। और जिनका जवाब ना आया कोई ना बच्चों, थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो या फिर थोड़ा अटेंटिव रहो क्लास में, ठीक है। अब बात करें अपन 1 मीटर। अब एक बात बताओ, ये ऐसा कर क्यों रहा हूं मैं, है ना? तो अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी सी देर में कैसा करने के पीछे मेरा मोटो क्या है। 1 जूल तो ये होता है 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, ठीक है। अब 1 न्यूटन को तो अपन ने लिख दिया 10⁵ डाइन, गलत लिखा क्या ये बताओ मेरे को, बताओ। मैं कहूं यहां पे मेरे पास, मैं कहूं 1 न्यूटन या फिर मैं कहूं 10⁵ डाइन, एक ही बात नहीं हो गई। अभी अभी अपन ने बात करी थी कि जो 1 न्यूटन है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है। और जो 1 मीटर है ये तो सभी को पता होगा 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है। 10⁻² माने 100 सेंटीमीटर। आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो और इस तरफ अपने पास में 1 जूल, ठीक है। जरा इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, मैं नीचे बैठ जाऊं, ये लो। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। बच्चा जो ये अपने पास में मैथमेटिकल पार्ट है ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी जो वैल्यूज है, और यूनिट्स ऐसे कैसे रह जाएंगी, तो ये आ जाएगा 10⁻5 और 10⁻²। बच्चा पावर्स ऐड होती है। ये भी मैं बता देता हूं आपको, कभी भी ध्यान रखना अपने पास ऐसी कोई सिचुएशन हो a⁻b प्लस a⁻c, a⁻b प्लस a⁻c, तो ये आता है a⁻b
हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई में प्लस के लिए तो लोगरिथम में जाना पड़ेगा b प्लस सी। जब ये मल्टीप्लाई में रहेंगे ना, a रेज़ टू द पावर b मल्टीप्लाइड बाय a रेज़ टू द पावर c, तो ये आ जाता है a रेज़ टू द पावर b प्लस सी। तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2, 10 रेज़ टू द पावर 5 और 10 रेज़ टू द पावर 2, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। 5 प्लस 2 कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7, और यहाँ आ जाएगा डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। ओके, अब एक बार बताओ, 1 जूल इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 7 डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर आ गया। अब एक बार बताओ, इस डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर अर्ग, डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर अर्ग, यही तो होता है 1 डाइन मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर अर्ग होता है ना, या डाइन सेंटीमीटर अर्ग के बराबर ही तो होता है। तो जो डाइन सेंटीमीटर है इसकी जगह तो मैंने लिख दिया अर्ग। आई होप ये चीज विजिबल होगी आपको। तो ये आ गया अपने पास में, यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 7 ऐसे की ऐसे, और 1 जूल ये ऐसे की ऐसे। तो मैं आपके लिए मिटा के ऊपर लिख देता हूं एक बार मैं, तो 1 जूल इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। तो इसके लिए क्या मिटाए बच्चा, उस तरफ लिखते हैं ना, कॉर्नर में अपने पास में जगह है ना। तो यहां देखो, अभी अपने पास में जो 1 जूल है ये अपने पास में आ गया 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग के इक्वल। आई होप ये जो डेरिवेशन साथ जो कुछ भी है ये आपको क्लियर हो गया होगा। 1 जूल इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7 अर्ग। ओके, ये रिलेशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक सोचने लायक बात है, यहाँ पे मैंने इसे डाइन और सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों किया, मन में सवाल आया होगा। तो बच्चों देखो, मुझे ये बात पता थी कि डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर अर्ग होता है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास इधर जूल, न्यूटन और मीटर था। तो मुझे पता था कि न्यूटन को मैं चाहूं तो डाइन में बदल सकता हूं, और जो मीटर है इसे मैं सेंटीमीटर में बदल सकता हूं, और इसके बाद में जब ये डाइन और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे तब ये मिलकर मेरे को अर्ग देंगे, ठीक है। इस वजह से मैंने इसे यूं कन्वर्ट कर दिया, और आई होप ये रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद पूछ ले, है ना, बुक में गिवन है तो पूछ ले, अगले की मर्जी, ठीक है, कुछ भी नहीं कह सकते अपन क्या। हाँ, प्रोबेबिलिटी कम है बट पूछा जा सकता है, ठीक है। और डायरेक्ट रिलेशन तो बिल्कुल 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। मैं ये हटा रहा हूं, पॉज करके लिख लो ये वाला डेरिवेशन, और ये यूनिट्स वगैरह भी चाहो तो लिख सकते हो, है ना। बच्चा ये ध्यान रखना, जो फोर्स है ये आगे तक चीज काम आने वाली चीजें हैं, ये फोर्स वर्क वगैरह, ठीक है। ये पूरा 11th 12th तक पढ़ते हुए जाओगे, 11th क्लास में वापस आने वाला है ये, ठीक है, पूरा का पूरा। तो थोड़ा ध्यान दे लो ये पे, वहां चीजें थोड़ी आसान होगी आपके लिए, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम के अंदर जो वर्क यूनिट होती है जूल, जो कि होती है न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर, और सीजीएस सिस्टम में जो वर्क इसकी यूनिट होती है अर्ग, और ये होता है डाइन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, ठीक है, सीजीएस में। ओके, आई होप ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको। अब जरा इसके ऊपर एक हल्का सा, मतलब बिल्कुल आसान सा लुल्लू पुंगू क्वेश्चन जिसे कहते हैं ना, वो कर लेते हैं अपन, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, और अच्छे क्वेश्चन तो खैर क्या, अपनी जो बुक में क्वेश्चंस है वो अपन सारे करेंगे, ठीक है। एक्चुअली बात क्या है, वीडियोस में या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपको, अगर अच्छे क्वेश्चन भी करने हो तो एक बकायदा एक वीडियो अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन से ले लेंगे अलग से, है ना। यहां पे मान के चलो कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इस पे जो फोर्स लगाया वो लगाया 100 न्यूटन, ठीक है, और ये जो पार्टिकल है ये इसी डायरेक्शन में जिधर मैंने फोर्स लगाया, भाई फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, मैं एक तो फोर्स इस तरफ लगाऊं तो चीजें इधर जानी चाहिए, मैं फोर्स इधर लगाऊं तो चीजें इधर जानी चाहिए, तो फोर्स में डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है। तो इधर मैंने इस पे लगाया 100 न्यूटन फोर्स, और इस पार्टिकल का इसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया अपने पास में 10 मीटर, ठीक है। तो अब वर्क डन बताओ, वर्क डन कितना होगा, जल्दी 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 पोज करो और करो, मैं करता हूं, है ना। वर्क डन होता है बच्चा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन अपने पास फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स कितना है अपने पास में 100 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास में 10 मीटर। मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास नेट वर्क डन आ गया, ये क्या था 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये आ गया 1000 या 10 रेज़ टू द पावर 3 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को बताओ क्या बोल सकता हूं मैं, जल्दी से बताओ, न्यूटन मीटर को बोल सकता हूं मैं जूल। तो मेरे पास जो वर्क डन आया मेरा वो आ गया 1000 जूल। आई होप ये इजी सा एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चा एक बात बताओ, चलो ये तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर अपन बात करें थोड़ी सी, अब थोड़ा सा जो डायरेक्शन वाला सौदा है ना, इसे भी अपन एक्शन में लेते हैं, ये चीजें हटा देते हैं। अब बात करेंगे केवल और केवल डायरेक्शन वाला ये सीन क्या है, ये एग्जैक्टली डायरेक्शन से मतलब क्या है, ये डायरेक्शन कहना क्या चाह रहा है। वैसे मैंने ट्रिग्नो हल्का फुल्का बच्चों को पढ़ा रखा है, जो स्काईवे कॉन्वेंट स्कूल में है बच्चे, ठीक है, और बाकी बच्चों को भी आई होप ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडिया आप लोगों को होगा। तो जरा बात कर लेते हैं ना उस बारे में भी। तो उससे पहले जरूरत क्यों पड़ रही है जरा उसकी भी देख लें। एक बात बताओ बच्चों, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर, ठीक है, इस पे मैं फोर्स, सॉरी इधर भी क्यों, अपन लगाते हैं फोर्स इधर, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो एक बात बताओ, फोर्स मैंने लगाया इधर F और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर S, तो ये फोर्स मैं कह देता हूं 10 न्यूटन है, और इधर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 10 मीटर है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, वर्क डन कितना होगा। तो जनरली अब तक जो अपन ने पढ़ा है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, उसके हिसाब से आप लोग करोगे 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर, तो ये आ गया 100 न्यूटन मीटर या जूल, है ना। तो अब बच्चों एक बात बताओ, ये कर दोगे, लेकिन ये कंप्लीटली गलत है। कारण क्या है बच्चों, देखो एक बात बताओ,
मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं इस तरफ, मैं किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाऊं इस तरफ, है ना, और वो ऑब्जेक्ट जाए इस डायरेक्शन में। जरा सोचना, अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट इधर ना जा करके इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये तय बात है कि आपके इस फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अरे कंफ्यूज ना हो, देखो बात समझो, ये वो कोई ऑब्जेक्ट अपने पास में, ठीक है, और ये मेरे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये इसको पुश कर रहा है। जब तक ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तब तक तो तय है कि चलो ठीक है, ये जो फोर्स है ये इसे हिला रहा है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स है ये इसे इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन अगर एक बात बताओ, ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये इधर ना हिल करके इधर जा रहा है ना, और ये जो हाथ है ये सिर्फ और सिर्फ इधर फोर्स लगा रहा है पूरे तरीके से। तो एक बात बताओ, कभी ऐसा होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पे इधर फोर्स लगाओ और वो इस तरफ चल जाए? संभव है क्या? पॉसिबल है क्या? ये चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सिनेरियो भी अपने को वर्क में मतलब जो है इंक्लूड करना होता है। जैसे दो बच्चे हैं, है ना, अपने पास में कोई डस्टर है, ये है ना, अब जो दोनों बच्चे हैं, एक बच्चा इसे पुश करने की कोशिश कर रहा है इधर और एक बच्चा पुश करने की कोशिश कर रहा है इधर। अब ये डस्टर पूरा चला जाए सिर्फ और सिर्फ इस तरफ, तो मैं कहूंगा क्या जो इस तरफ वाला बच्चा इसने कोई वर्क किया है, भाई इसका काम क्या था? डस्टर को इस तरफ लेके जाना। लेके गया क्या? वो नहीं लेके गया ना। इसलिए अपने डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है इन चीजों में। भाई फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आई होप अब ये चीज क्लियर हुई होगी आपको हल्की फुल्की कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स की मैं बात क्यों कर रहा हूं। देखो बच्चों, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर इस डायरेक्शन में। तो एक बात बताओ, इस तरफ फोर्स लगा के मैं ऑब्जेक्ट को इस तरफ डिस्प्लेस कर सकता हूं क्या? ऑब्वियस सी बात है सर, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लगा रहे हो तो इधर ही जाना चाहिए। भाई फोर्स जिधर लगता है उधर ही जाएगा ऑब्जेक्ट, है ना। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर एक बात बताओ, यूं कोई चीज टेढ़ी रखी हुई है, ठीक है, यहां पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है यहां पे ऐसे ही, हम अगर इस पे यूं बोर्ड के अंदर की तरफ फोर्स लगाएं तब भी ये तो इधर ही जाएगा। अब बताओ ये कैसे हो गया? तो बच्चा यहां पर जो पृथ्वी है, जो ग्रेविटी है, ये इसे अपनी तरफ खींच रही है, समझ रहे हो? जो ग्रेविटी है ना वो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। ऐसा नहीं है तुम्हारे फोर्स का वर्क डन कुछ नहीं माना जाएगा यहाँ पे, ये वर्क डन ग्रेविटी का है ना। यहाँ पे तुम तो फोर्स किधर लगा रहे हो? इस ऑब्जेक्ट को उधर धकेलने में हो, उधर थोड़ा ना जा रहा है ऑब्जेक्ट। अगर उधर नहीं गया तो तुम्हारा वर्क डन फिजिक्स के अकॉर्डिंग जीरो है और थोड़ा लॉजिकल भी है। समझ में आता है कि अगर कोई इधर फोर्स लगा रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे एक बंदा ये तो लगा रहा है फोर्स 1 इस डायरेक्शन में, एक दूसरा बंदा है ये लगा रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में F2, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर केवल। तो इसका मतलब साफ सीधी सी बात है, जो F2 लगा रहा है जो पर्सन, वो अपने को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि वो फोर्स ही नहीं लगा रहा। क्योंकि वो फोर्स लगा रहा होता तो थोड़ा बहुत तो ऑब्जेक्ट हिलता, है ना, या फिर क्या पता इसके बिल्कुल क्षमता में ही नहीं है इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ हिला पाना, और F1 थोड़ा स्ट्रॉन्ग हिला दिया इसने। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूं वर्क डन वाले सिनेरियो में, कि डायरेक्शन अपने लिए मैटर क्यों करता है। ठीक है, कि भाई जिस तरह फोर्स लग रहा है ऑब्वियसली अपन उस फोर्स की वजह से उसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को काउंट करेंगे, बाकी डिस्प्लेसमेंट से अपने को क्या लेना देना है? क्या कोई लेना देना? अच्छा बच्चों, इसके अलावा एक छोटी सी चीज और, अगर मान के चलो अगर चीजें कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होती, एक्स और वाई, एक्स वाई एक्सिस, या है ना एक्स वाई और जी एक्सिस, आइडिया होगा आपको, ग्राफ अब तो पढ़ चुके होंगे आप 10th में हो ना, एक्स और वाई एक्सिस। अब बच्चों एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर मैं कहूं पहले चला 3 सेंटीमीटर, कितना? 3 सेंटीमीटर पहले चला इस डायरेक्शन में, या 3 मीटर मान लो, है ना, पहले चला इस डायरेक्शन में 3 मीटर, उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट चला इस डायरेक्शन में 4 मीटर, ठीक है, इधर चला पहले 3 मीटर फिर इस डायरेक्शन में चला 4 मीटर। तो एक बात बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट माने यहां से लेकर के यहां की बीच की दूरी कितनी? अपने को सिर्फ इससे मतलब है ना भाई, ये कहां से स्टार्ट हुआ कहां पहुंचा, सिर्फ इससे मतलब है, कैसे आया उससे अपने को 1% फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट, अभी बात की थी। तो यहां से अपन इसे सीधा कनेक्ट कर देंगे। तो बच्चा ये दूरी कितनी है? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मैंने बता रखा, वैसे एक बार हल्का सा और बताता हूं बच्चा। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये बच्चा पाइथागोरस थ्योरम आई होप पता होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा 25 विच इज इक्वल्स टू, ये देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। डिटेल में बात करेंगे नहीं ज्यादा इस बारे में अभी, लेकिन आई होप कब किसी दिन डेरिवेशन भी बताएंगे इसका ना, मैथ्स पढ़ेंगे अपन तब जूनियर क्लासेस में। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 3, 4, 5 इस चीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो ये जो पेयर इसे सेटिस्फाई करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। तो 3 मीटर 4 मीटर, तो ये अपने पास आ जाएगा 5 मीटर। तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अब मैं कहूं कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये चलो अब एक बार इसको भूल जाते हैं, ठीक है, एक बार इसे भूल जाते हैं कि पार्टिकल 3 इधर चला 4 इधर चला है, पार्टिकल इधर गया 5। अब मुझसे कोई पूछ ले कि पार्टिकल एक्स एक्सिस में कितना चला है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना चला है, तो यहां से अगर ये होता कि पहले पार्टिकल इधर 3 गया और इधर 4 गया, तो ये देखिए अपन बता सकते थे कि हाँ सर पार्टिकल का जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर है। भाई एक काम करो, सुनो मेरी बात, तुम यूं नीचे बैठ जाओ,
अब तुम्हें ये ना दिखे कि चीजें कितनी उधर है कितनी इधर है, तुम्हें सिर्फ इतना दिखे कि इस लाइन के अलोंग पार्टिकल कितना मूव किया है। समझ रहे हो? जैसे ये यूं मान लो एक लाइन यहां है एक लाइन यहां है, तुम इसके नीचे हो, तो नीचे होने से तुम्हें ये पता चल रहा है कि पार्टिकल इस लाइन पे कितना आगे बढ़ा है, कितना नीचे या कितना ऊपर, उससे उसका तुम्हें आइडिया ना लग रहा हो। ठीक है, तो एक तरीके से तुम क्या कहोगे कि सर पार्टिकल पहले देखो यहां था, तुम यूं देखोगे तो तुम्हें यहां दिखेगा, फिर तुम यहां आके देखोगे तुम्हें पार्टिकल यहां दिखेगा, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है या सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है 3 मीटर, तो तुम क्या कहोगे सर पार्टिकल इस डायरेक्शन में चला है 3 मीटर। अब कोई मान लो पर्सन यहां दिख रहा है, तो पहले उसे या पीछे बिठाते हैं ना, पहले उसे पार्टिकल कहां दिख रहा था, यहां दिख रहा था, थोड़ी देर बाद उसे पार्टिकल क्या दिखेगा कि पार्टिकल जो है वो इधर चल रहा है यूं, है ना, पार्टिकल यूं आगे जा रहा है, तो इसे क्या दिखेगा पार्टिकल यूं ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, और ऊपर कहां तक गया यहां तक गया, और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर। आई होप चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई, समझ में आ गया होगा आपको कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मुझे कोई कहे कि ये जो पार्टिकल 5 मीटर चला है इसे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तोड़ो और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तोड़ो इस डिस्प्लेसमेंट को, मुझे ये बताओ कि एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इस तरफ तो एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो गया इसका, है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको, हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा। और बाकी इस बारे में अब अपन बात करते हैं एग्जैक्टली फोर्स के टर्म्स में। ठीक है, ये मैंने इसलिए बता दिया था कि फिर वहां पर अपने को टाइम ना लगे। ठीक है, ये बेसिक से बच्चा, ठीक है। ओके बच्चों, जरा चौक ले लूं मैं, 1 मिनट, हाँ मिल गया। ओके, करते हैं आगे स्टार्ट। ओके, अब देखो, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे तुमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर ना होकर के इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, इस सिनेरियो में ऐसा कह सकते हैं कि सर आपके फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। बच्चा हुआ है ना, देखो बात समझो, मैं फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक बात बताओ, ये कोई चीज है, इस पे कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा, तो पार्टिकल क्या करेगा, इधर जाएगा। ये चौक है, इस पे इस हाथ से मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं और इस हाथ से इधर फोर्स लगाता हूं, तो ये देखो ये कैसे जाएगा चौक, ये यूं है, ठीक है, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, देखो ऐसे ऐसे। तो इस पार्टिकल का मोशन कैसे है भाई, इस पार्टिकल को ये तो धकेल रहा है इधर, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ। तो अब एग्जैक्टली अब कैसे वर्क डन कैलकुलेट करें भाई, फोर्स और डायरेक्शन जब एकदम सेम डायरेक्शन में थे तब तो अपन आराम से निकाल पा रहे थे कि फोर्स भी इधर डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो उस केस में तो वर्क डन क्या रहा था अपना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, खत्म कहानी। और जब अपन फोर्स लगा रहे थे इस डायरेक्शन में और बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था कि जिसका कोई तुक ही नहीं बनता कि भाई साहब इधर फोर्स लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होना ही नहीं चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही हो, लेकिन इस डायरेक्शन में भी तो होना चाहिए ना डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ऐसा ना हो बिल्कुल ऐसे चला जाए, तो उस सिनेरियो के अंदर वर्क डन 0 हो गया, क्योंकि भाई तुम जिधर फोर्स लगा रहे हो एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये तो कोई वर्क डन हुआ ही नहीं अपना, है ना। तो इस केस में 0 हो गया। अब इसके बीच के केस का क्या करें, ये 0 वाला केस भी बच्चा समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखते रहो, है ना। और बच्चों वीडियोस थोड़ी लंबी होंगी और ज़्यादा भी होंगी, सिर्फ और सिर्फ मोटो ये है कि चीज़ें अच्छे से समझ में आए, जल्दीबाजी नहीं करनी अपने को, जितना पढ़ना है क्वालिटी वाला स्टफ पढ़ना है, ठीक है। बाकी स्कूल ओपन होने के बाद देखेंगे, है ना। अब यूं मान के चलो जो फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट को बच्चा एस से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, है ना, जैसे फोर्स को एफ से करते हैं। सर डी से क्यों नहीं करते, बस नहीं करते यार, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों डी डी, है ना, कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो एस स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट थ्रू आउट तो आप एस से पढ़ोगे, डंडा भी लगा हुआ आता है लेकिन अपन डंडा नहीं लगाएंगे। डंडा माने वेक्टर क्वांटिटी, जो 9th क्लास में बात की है मैंने, वो देख लीजिएगा। मोशन आपकी वीडियोस अपलोड करने के चक्कर में उनका पोस्टपोन किया है ना, तो इनके बाद में आएंगी वो मोशन वाली, तो डंडे का मतलब समझ में आ जाएगा, वो देख लीजिए, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, कि भाई फोर्स अपन इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इनके बीच में एंगल थीटा है। कैसे, फोर्स अपन इधर लगाए 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो जाए 50 मीटर, और कोई पूछे इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, अपन कहते हैं ना 45 डिग्री 60 डिग्री, जितना भी एंगल बन रहा है ना, वो अपन बता दें सिंपली। लेकिन अब यहाँ पे अपन बात करेंगे वेरिएबल की, भाई अपन कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं वो वेरिएबल के टर्म्स में तो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कहानी आई अपने कि इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो बच्चों एक बात बताओ, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये एक ट्राइंगल पूरा कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ये, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन है ये, तो एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल कर लेते हैं अपन एक पूरा, ठीक है, ये लो, ठीक है। ये तो अपना डिस्प्लेसमेंट, ये सॉरी डंडा लगाने की आदत है बच्चा, ना, ये तो अपना, अरे यार क्या हो रहा है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया अपना फोर्स, ठीक है। ये एंगल बन रहा है थीटा। अब एक बात बताओ मेरे को, अपन फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, अपन फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, अपने को वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट भी तो इसी डायरेक्शन का चाहिए। देखो बच्चों ध्यान दो, सुनो मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भावनाओं पे जाओ। देखो बच्चों बात समझो,
अगर अपने पास में वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन इज डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है अपने को केवल, ठीक है। तो बच्चों देखो बात समझो, इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं कहूं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, और ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर थीटा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट एस है, तो अपने को दो कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं कि ये कितना है, ये तो हो गया अपना फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, भाई फोर्स का डायरेक्शन क्या था, ये था। अब ऑब्जेक्ट यूं चला है तो कोई यूं नीचे से देखने वाला उसे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट पहले यहां पे, ठीक है, देखा देखा देखा, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो इसके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट यहां से देख रहा है उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यही हुआ। और हकीकत में अपन देखें तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यही तो हो रहा है, भाई ऑब्जेक्ट इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है ना, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन कौन सा है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो अपने को तो सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, ठीक है। तो फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है अपना, ये कैलकुलेट करना है अपने को, तो ये कैलकुलेट कैसे करें, ये तो दुविधा पड़ गई। तो एक काम करते हैं ना, अब आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको हल्की फुल्की कि फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है कौन सा, फोर्स का डायरेक्शन ये रहा है ना, और फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा ना, यही तो होगा, ये यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये था, तो इसका ये कंपोनेंट यहां वाला, ठीक है, एक्स एक्सिस वाला। तो सर चलो ठीक है, आपकी ये बात भी मान ली हमने, लेकिन अब ये बताओ ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, देखो मैथ्स ऐसी चीज है जो हर जगह काम आती है पूरे जीवन में, है ना। कई चीजें ऐसी है जिनको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिकली वो चीजें प्रूव हो चुकी है, तो नियर बाय फ्यूचर में मे भी आगे देखने को मिल जाए वो चीजें भी। चलो उस बात में नहीं जाएंगे अभी, वो किसी और दिन ऐसे ही गप्पे मारेंगे, उस दिन देखेंगे उसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और अपने को लेकिन मतलब है इस वाले से, तो इसे अपन एक काम करते हैं ना, इसे अपन कह देते हैं बेस, यही तो होता है ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा की जस्ट पास वाला बेस और थीटा की जस्ट सामने वाला हाइट, ओके। तो बात समझो, ये आ गया बेस और ये आ गया अपने पास में हाइट, ठीक है। अब बच्चा अपने को कैलकुलेट क्या करना है, बी तो कैलकुलेट करना है, भाई ये जो बी है, ये जो बी है यही तो फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इसी डायरेक्शन में तो है, फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है, बी। अब ये बी कैसे कैलकुलेट करूं मैं, तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को, सिंपल एक छोटी चीज बताओ, कोस थीटा काय के बराबर होता है, कोस थीटा काय के बराबर होता है, साइन थीटा होता है बी बाई एच, कोस थीटा क्या होता है, सॉरी साइन थीटा होता है पी बाई एच, और कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, होता है नहीं होता है बताओ मेरे को। हाइपोटेन्यूस क्या होती है, सबसे बड़ी वाली साइड, और बेस क्या अपने पास में ये। तो अब एक बात बताओ बच्चों, अपने को थीटा गिवन है, मैं कहूं तुम्हें 30 डिग्री, तो यहां से तुम कोस 30 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, मैं कहूं तुम्हें 45 डिग्री, तो यहां से कोस 45 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो। तो सिमिलरली यहां पे अपने पास में एंगल है थीटा, तो यहां से अपने पास में चलो कोस थीटा की वैल्यू तो आ जाएगी जब थीटा गिवन होगा, तो ये एक चीज तो हो गई, ठीक है। अब बात करें बेस की, तो यही तो अपने कैलकुलेट करना है बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। बच्चा ये हाइपोटेन्यूस है क्या, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, अरे अपन ने बात करी ना अभी कि डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बी, ठीक है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट अपन ने पुट कर दिया एस। आई होप ये चीज थोड़ी सी क्लियर हुई, तो जरा मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूं, है ना, 3 डायग्राम हो गए अपने पास में, तो ये वाला हटा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं, ताकि अपने पास थोड़ी बहुत जगह हो, ठीक है। और बच्चा डोंट पैनिक, देखते रहो वीडियो, पक्का समझ में आएगा, ठीक है, वादा है मेरा। ना समझ में कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एस आ गया अपने पास में, ठीक है। यहां से अपने पास में जो कोस थीटा आया ये आ गया बी बाय एस, कैसे, जो बेस है वो तो बी है और जो हाइपोटेन्यूस है ये कितना अपने पास में एस है, जो बी की वैल्यू है ये मेरे पास यहां से क्या आ गई, बी इक्वल्स टू एस कोस थीटा, बस यहां तक पहुंच गए। अब ये कोस थीटा का भी एग्जैक्टली समझेंगे, अभी ऐसा नहीं कि हाँ बस मैंने नक्की कर दिया ये बता के एक बार आपको कि बी की वैल्यू एस कोस थीटा आ गई अपने पास में, देखेंगे। अब आपकी आज्ञा होते डायग्राम हटा दूं मैं, और आपको कंफ्यूजन हो तो इससे पहले एक बार छोटा सा रिवीजन तो हल्का सा जल्दी जल्दी बताता हूं। बच्चों डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में था, अपन ने ले लिया कि फोर्स एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो अब एक बार बताओ फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना भाई, ऑब्जेक्ट अगर यहां पहुंचना है और अपन कहते हैं कि या तो आपको यूं चलना है या यूं चलना है, आप इसके अलावा कुछ नहीं चल सकते, आप यूं मतलब क्या बोलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकते, या तो आप इधर चलोगे या इधर चलोगे। तो यहां जाने के लिए कितना इधर चल के आएगा, यहां जाने के लिए कितना इधर चल के आया, यही तो हुआ फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं उसी चीज को देखने के। ये फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये हो गया अपने पास में बी के बराबर। अब बचा कोस थीटा काय के बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर, बेस की वैल्यू अपन ने बी ले ली, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू एस ले ली। तो यहां से मेरे पास में कुल मिला के मुझे वैल्यू तो काय के में इंटरेस्ट है, बी की वैल्यू में इंटरेस्ट है मेरे को, तो मुझे तो बी की वैल्यू चाहिए, तो बी की वैल्यू के लिए एस को क्या कर दूं, मैं इधर भेज दूं, एस अगर इधर गया तो एस कोस थीटा इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में बी। तो आई होप ये एक बार लिख लो हल्का हल्का, आई होप ये समझ में आ गया होगा, हल्का हल्का लिख लेना है कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में प्रॉपर्ली लिखना कैसे, है ना।
यहां से ये चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको कि एच कोस थीटा इक्वल्स टू बेस होता है ना। अब एच कोस थीटा इक्वल्स टू अपने पास में अगर बेस आ गया बच्चों तो बात समझो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखा था, फोर्स पूरा नहीं लिख रहा मैं, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ, और ये जो अपने पास में बी था ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही था, है ना। तो वर्क डन अगर अपने कैलकुलेट करना है तो फोर्स तो कितना है, फोर्स तो एफ लगा रहे थे अपन ऑब्जेक्ट पे, तो वो तो ऐसे कैसे रह गया। और जो अपने पास में डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे ही तो था, एस ये थीटा और ये बी, है ना, ये कैलकुलेट करना था अपने को। तो फोर्स ये, फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी क्या ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स काय के बराबर था, बी के बराबर, तो एफ मल्टीप्लाइड बाय बी, ये आ गया मेरे पास वर्क डन। या फिर बी तो बच्चा अपन ने इंट्रोड्यूस किया है वेरिएबल, तो इसे भी हटाना है, तो वर्क डन इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ गया, एफ और बी की जगह क्या डाल सकता हूं, एस कोस थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा एंगल पे एस, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो अगर तुम्हें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय ये जो थीटा तो अपने गिवन होगा, जैसे थीटा देते 45 डिग्री, तो अपने क्या करना है, कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो cos 45 की वैल्यू यहाँ अपन पुट कर देंगे, ठीक है, सिंपली थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास में cos थीटा, तो यहाँ से अपने पास में वर्क डन आ जाएगा। और वर्क डन का एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एफएस cos थीटा। ये बच्चों सीबीएसई में नहीं है, आरबीएसई में है, आईसीएसई में है, लेकिन अपना जो मेन फोकस है वो आरबीएसई के बच्चों को लेके है ना। तो बच्चों यहाँ पे अपने पास में जो वर्क डन है ये आ जाएगा एफएस cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा वर्क का, ये ध्यान में रखना, वर्क इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। यहाँ पे अगर अपने को पूछ ले कि एफ क्या है तो फोर्स एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट और ये थीटा पूछ ले तो थीटा अपने पास क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, और उसका जो कोस थीटा की वैल्यू है वो कंप्लीट इसके साथ में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपने को। अब जरा इसे देखते हैं कि सेटिस्फाई कैसे करता है। अब जरा इसे देखते हैं अपन थोड़ा सा कि सिटिस्फाई कैसे करता है। देखो बच्चों, यहां पर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं एफ, और इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, तो वर्क डन सिंपल सी बात है। अब वर्क डन का लेकिन सर अपन ने तो टोटल फॉर्मूला आपने ये बताया है एफ एस कॉस थीटा, हमें तो इसके हिसाब से करनी है सारी चीजें, ठीक है भाई। अब तुम्हारी बात टाल थोड़ी सकते हैं, है ना। तो वर्क डन मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स एफ लगाया और कोई वैल्यू ले ऐसे रख ले, वेरिएबल में कंफर्टेबल हो मेंशन कर देना, आगे से अपन पर्टिकुलर वैल्यूज ले लेंगे, लेकिन ये इसमें तो वेरिएबल के साथ ही चलते हैं। फोर्स लगाया अपन ने एफ, तो फोर्स ऐसे कैसे रह गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एस, तो ये डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऐसे कैसे आ गया। लेकिन सर फंस गए ना आप, तो कोस थीटा से और मल्टीप्लाई करो अभी तो बच्चों एक बात बताओ, ये एक लाइन है, इधर ही फोर्स है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो हुआ कि नहीं हुआ भाई। लाइन जब खुलती है तभी तो कुछ एंगल आता है। अगर मैं इसे यूं दबाता जाऊं तो एंगल छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और इन दोनों लाइनों के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दूं तो एंगल जीरो हो जाएगा। उस सिनेरियो में अपने पास में, इस सिनेरियो में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो एंगल जीरो इनके बीच में, ऐसे सिनेरियो में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 0 डिग्री। तो वर्क डन क्या आ गया मेरे पास में, एफ मल्टीप्लाइड बाय एस मल्टीप्लाइड बाय कोस, और थीटा की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 0 डिग्री आई है, तो यहां पे मैंने पुट कर दी 0 डिग्री, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं वर्क डन क्या आ गया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे कैसे आ गया, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, पता होगा ना इतना सा, तो कोस 0 की वैल्यू होती है बच्चा 1, तो वर्क डन की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आ गई, एफ एस। 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस, जो अपन पढ़ रहे थे ना वो इसमें वैलिड है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है सर, ये तो मान लिया। अब बताओ 90 डिग्री वाला, वहां तो आप 0 कर रहे थे जब दोनों फोर्स और वर्क और डिस्प्लेसमेंट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे परपेंडिकुलर थे। बच्चों मैंने जल्दी मिटा दिया, पोज करके लिख सकते हो आप, है ना, वो अच्छी चीजें हैं, नोट्स बनाते चलना। जो बच्चे स्कूल में हैं उनकी मैं चेक करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सारा का सारा कंटेंट लिखते रहो ना, ताकि एटलीस्ट दिमाग में रहे। जारी नहीं फेर में लिखो, रफ वगैरह में कहीं भी लिखो, पढ़ते हो समझते वक्त मुझे उससे मतलब है कि हाँ ठीक है तुमने देखा है, पूरा लिखा है, ठीक है, ताकि दिमाग में बैठ जाए। वर्क डन का अपने पास में एक फॉर्मूला ये एफ एस कोस थीटा ये आ गया, ठीक है। तो एक तो अपने को समझ में आ गया, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तब अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ एस फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री कब होता है, व्हेन बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, है ना। इतना नहीं लिखने वाला मैं, तुम लिख लेना, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा अगला केस था अपने पास में वर्क डन के लिए, जब अपना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अपन फोर्स लगा रहे हैं इधर लेकिन ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अपना वर्क डन कैसे निकाले। अजय सर आप कह रहे थे वर्क डन 0 है, तो अब साबित करके बताओ। अब माने हम, पहले तो चलो ठीक है कर दिया आपने, अब साबित करोगे तो मानेंगे हम, पहले तो चलो ठीक है वो तो हो गया, चलो एक केस तो चलो ठीक है बच्चा, वो भी करना पड़ेगा। अब कह रहे हो तो बिल्कुल साबित करना ही पड़ेगा, ठीक है। मानने ना मानने वाली बात तो बाद की है। तो बच्चों यहां समझो वर्क डन एफ एस, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, यहां पर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ,
इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एस, एफ मल्टीप्लाइड बाई एस, ठीक है। अब बच्चों फोर्स के परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर का मतलब क्या, एंगल कितना हो गया इन दिनों के बीच में 90 डिग्री। भाई वर्क और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दोनों का परपेंडिकुलर होने का सेंस क्या है, अगर मैं कहूं फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब क्या है, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाई कोस, थीटा की जगह कितना डाल दूंगा मैं 90 डिग्री। तो यहां से मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, एफ एस कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, जितना मर्जी हो जाए इसकी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा मेरे पास में 0। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना, आगे समझ में। ओके ये दो केस हो गए अपने को, आगे वाले केसेस तो शायद मैंने आगे वाली वीडियोस में बता रखे हैं, और इनके बीच का रिलेशन भी मैंने बता दिया कि वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा कैसे आ रहा है अपने पास में। तो बाई चांस अगर कोई टॉपिक छूट गया हो, क्योंकि एक वीडियो बच्चा डिलीट करके वापस देखनी पड़ी, तो मैं एक बार बुक से देख लेता हूं बच्चा, कोई टॉपिक अपना छूट ना जाए, है ना। ओके वैसे नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क के बारे में मैंने अगली वीडियो में बताया है ना, बट शायद वहां मैंने रिवाइज करवाया उस चीज़ों को, कोई ना दोबारा पढ़ लेना या आगे भगा लेना, ठीक है। मैं नेगेटिव वर्क के बारे में भी हल्की फुल्की बात कर लेता हूँ, बाकी अगली वीडियो के अंदर शायद वो पोर्शन कवर किया हुआ है, आई डोंट नो, काफ़ी दिन हो गए रिकॉर्ड किए, है ना। 1 मिनट बचा है, चौक फंसे हुए हैं, हाँ निकल गया। ओके याद देखो बच्चों, यहाँ अपने को समझ में आया कि जो वर्क है ये होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। एक बार तो काम करते हैं, पूरा का पूरा रिवाइज करते हैं जितना अपन ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। जल्दी 2 मिनट ज़्यादा नहीं लूंगा, जल्दी देखो बस। वर्क इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क है क्या, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उसका जो प्रोडक्ट अपने पास में वो डायरेक्शन ऑफ जो डायरेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको जब मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन फोर्स से, तो अपने पास में वर्क डन आ जाता है। वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क की 2 यूनिट अपने पास में, जूल और अर्ग। जो जूल था ये क्या था अपने पास में, बताओ, न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर। मैं कहूं 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर। अच्छा बच्चा अगर कोई पूछ ले 1 जूल को डिफाइन करो, तो 1 जूल को डिफाइन कैसे करोगे, 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू डिस्प्लेस इट बाय 1 मीटर। व्हेन 1 Newton force is applied on an object to displace it by 1 meter in direction of force, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चा, फोर्स कितना 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना 1 मीटर, तो 1 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर। ये आ गया मेरे पास वर्क डन। न्यूटन मीटर को अपन क्या कहते हैं, जूल, ठीक है। इससे ही मतलब सिंपल सी बस लैंग्वेज है, बोल दिया तो बोल दिया, क्या करें, डिफाइन तो करना है ना। अभी अपने पास में ये आ गया जूल। इसके साथ साथ में अपने पास में जो वर्क है इसकी एक और यूनिट है अर्ग, और जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन क्या है, जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। आई होप ये चीज क्लियर होगी। और सिमिलरली फोर्स की भी अपन ने 2 यूनिट देखी थी, न्यूटन, और एक देखी थी अपन ने डाइन, और 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। डिस्प्लेसमेंट की अपन ने जो यूनिट देखी थी, और बच्चा जो न्यूटन है ये स्टैंडर्ड यूनिट है, जो जूल है ये स्टैंडर्ड यूनिट है, जो मीटर है ये स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। और वो सीजीएस यूनिट अपने पास में, ये ऐसा यूनिट है और वो सीजीएस यूनिट है, ठीक है। सीजीएस सेकंड मोस्ट पॉपुलर यूनिट सिस्टम है अपने पास में, जो टॉप प्रायोरिटी पे है, या जो पूरा दुनिया फॉलो करती है मेनली, वो अपने पास में कौन सा है, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। अब बात करें अपन थोड़ी सी काय की सहायता का बनते अर्ग पे, तो बच्चा 1 अर्ग इक्वल्स टू 1 डाइन मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर। आई होप दिख नहीं रहा होगा, तो 1 अर्ग इक्वल्स टू 1 डाइन मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मैंने बोल दिया है। और वहीं पे अगर मैं ये 10⁻⁷ वाला रिलेशन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आई होप ये चीजें क्लियर है अब आपकी। ये यूनिट वाला सिस्टम भी अपन ने देख लिया। जो वर्क डन है, ये बच्चा अपने पास में एक फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा। अब ये वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा है, कोस थीटा को बीच के अंदर डालने की कहाँ आवश्यकता पड़ गई, ठीक है। ये जो कोस थीटा है, वर्क डन इक्वल्स टू अपने पास में एफ एस कोस थीटा है, तो ये कोस थीटा की कहाँ जरूरत पड़ गई, तो बच्चा कोस थीटा एक वो फैक्टर है जो मैनेज करता है अपने फोर्स और डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स का, कि अगर मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं और मेरा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक बात बताओ, बिल्कुल एक परपेंडिकुलर हो रहा है, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, क्या चेंज निकला, मेरे फोर्स का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या इसके डिस्प्लेसमेंट में, नहीं है। तो इस वजह से इन सारी फैक्टर्स को भी मतलब अपने को क्या करना था, काउंट करना था, इन सब चीजों को भी अपने को ध्यान में रखना था, इसलिए अपने को कोस थीटा को ध्यान में लेना पड़ा। जब कोस थीटा 0 होता है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, उस सिनेरियो में फोर्स वर्क डन क्या हो जाता है, एफ एस। और जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस के अंदर जो थीटा की वैल्यू हो जाती है 90 डिग्री, तो वर्क क्या हो जाएगा, एफ एस कोस 90। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, बताओ, कोस 90 अपने पास में होता है 0, तो वर्क डन आ जाएगा मेरे पास में एफ एस के बराबर। आई होप ये चीज भी क्लियर हुई आपको। और क्या क्या पढ़ा अपन ने, हाँ, ये डिराइव कैसे किया अपन ने, ये डेरिवेशन एक बार प्रॉपर लिख के कर देता हूं मैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना। ये भी देख लो, क्यों काम आने वाली चीज है, पूरा भी नहीं लिखने वाला मैं थ्योरी समेत, है ना। मैं तो सिर्फ जो मैथमेटिकल पार्ट है वो बताने वाला हूं।
ओके ये देखो, अगर अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ एस और इस पे फोर्स लगा रहा था मैं इस डायरेक्शन में एफ, इन दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल था थीटा, तो मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना था। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब तक तो आई होप ये चीजें क्लियर समझ में आने लग गई होगी आपको। डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बच्चा इसके लिए अपन क्या करते हैं, ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फोर्स अपन मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपना ये और एंगल जो थीटा है वो अपने पास में ये है, ठीक है। तो बच्चा ये जो पार्ट है यही तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का फोर्स है। सो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन का फोर्स नहीं, फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, अपोलॉजीज। देखो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में कौन सा है, इसका ये वाला कंपोनेंट। भाई कोई नीचे से देखेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कर दिया ना अपन ने, एक्स एक्सिस वाला केवल। आई होप ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहा मैं, समझ में आ रही होगी आपको चीजें, है ना। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, इस तरफ एस कोस थीटा, ये कैसे आया बच्चों, जो अपने पास में कोस थीटा है ये क्या होता है, बी बाई एच, बी की वैल्यू इसे अपन कह देते हैं बी, और हाइपोटेन्यूस अपना क्या है एस के बराबर, तो बी की वैल्यू क्या आ गई एस कोस थीटा। तो जो फोर्स है वो तो एफ आ गया, और ये डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है, बी है, इसे बी तो कहा है ना अपन ने बी, तो जो वर्क डन अपने पास में ये क्या आ गया, एफ बी का आई के बराबर आ जाएगा, फिर एस कोस थीटा के बराबर, ये एफ एस कोस थीटा। काफी जल्दी जल्दी किया है मैंने, और हैंड राइटिंग तो बच्चों बहुत गंदी है मेरी, है ना, और अभी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इस वजह से तो और भी ज्यादा गंदी कर दी मैंने, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब बच्चा एक हल्का सा पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। अगली वीडियो में तो शायद मैंने अच्छे से और एक्सप्लेन कर रखा है, डोंट नो, हो तो स्किप कर लेना अगली वीडियो में, ठीक है। तो बच्चों एक बात देखो, सुनो मेरी बात, अगर मेरे पास मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट में मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में एफ, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस, तो इस केस के अंदर अपना वर्क डन कैसा है, जो भी आएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, है ना, दोनों के दोनों में अपना वर्क डन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर वहीं पे मैं बात करूं, मेरा फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में हो, या डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो, फोर्स अभी भी इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। फोर्स की वैल्यू अपने पास जो कुछ भी हो, एस की वैल्यू अपने पास जो कुछ भी हो, यहाँ पे कोस 90 है, तो कोस 90 का आई के बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, तो कोस 90 के यहाँ पे जीरो के बराबर हो गया, तो वर्क डन मेरा यहाँ पे 100% जीरो ही रहने वाला है। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको कि वर्क डन जीरो का केस क्या है, कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री बन गया, तो वर्क डन का टोटल फॉर्मूला क्या है, एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा माने थीटा की वैल्यू 90 तो मतलब कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो एफ एस मल्टीप्लाइड बाय जीरो, तो ये वर्क डन जीरो आने वाला है। परपेंडिकुलर वाला केस समझ में आ गया होगा। अब जरा पॉजिटिव वाले केस को भी खोलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं पॉजिटिव वाले केस के बारे में भी। देखो बच्चों बात समझो, अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स तो अपन लगा रहे हैं इधर, ठीक है, लेकिन एक बार ऑब्जेक्ट जाए इधर, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो एक बात बताओ, ये जो थीटा है ये क्या है, जीरो से तो बड़ा है, ये जो थीटा है ये बड़ा है 0 डिग्री से, बड़ा है कि नहीं ये बताओ, ये थीटा 0 से तो बड़ा है, और ये थीटा 90 से जब तक छोटा है, क्या कह रहा हूं मैं, 90 से जब तक छोटा है तब तक की बात कर रहे हैं अपन कि वर्क डन पॉजिटिव होगा। सर ऐसा ही क्यों, भाई 0 से 90 के बीच में जब थीटा है तभी वर्क डन पॉजिटिव क्यों है। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या है ये बताओ मेरे को, वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कोस थीटा, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को अपन ने पॉजिटिव रखा है, ठीक है। अब बात करें अपन कोस थीटा की, तो कोस थीटा कब का पॉजिटिव होता है बच्चों, एक बात बताओ, कोस 0, कोस 30, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, कोस 37 में भी कुछ बच्चों को पता हो, 45, 60 और 90 तो जीरो है, लेकिन 90 से जस्ट पहले तक 89.99 तक भी ये जो कोस थीटा ये पॉजिटिव रहता है। भाई कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, 37 की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ये 45 की वैल्यू कितनी है, 60 की वैल्यू कितनी है ना, 90 जस्ट पहले तक की वैल्यू प्रोबेबली आपको पता होंगी, ये सारी के सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो बच्चा अपने पास में फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, कोस थीटा पॉजिटिव, तो इस सिनेरियो के अंदर जब अपना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एक्यूट एंगल बनता है, एक्यूट एंगल माने एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच का, तो उस सिनेरियो के अंदर अपना जो वर्क डन है पॉजिटिव रहने वाला है। क्यों, पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा बच्चों तब तक के लिए तुम 10th क्लास में एक सवाल आ गया मेरे दिमाग में, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना होता है। अब प्रोबेबली सबने बड़ी जल्दी आंसर दे दिया होगा कि सर वो होता है +4। तो एक बात बताओ, ये +4 कैसे हो गया, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 +4 क्यों होता है, ठीक है। ये इस बारे में सोचना, ठीक है, बताना मेरे को किसी को अगर जवाब पता चले इसका, तो अदरवाइज पूछ लेना, मैं बता दूंगा ना। ओके बच्चों, तो वर्क डन पॉजिटिव वाला सीन समझ में आया होगा, है ना। तो चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं वर्क डन पॉजिटिव के लिए। अगर मान के चलो अपने पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन, ठीक है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है 60 डिग्री एंगल पे, ठीक है, और वो कितना हुआ अपने पास में, लेट्स से 50,
मीटर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पोज करके करो एक बार इस क्वेश्चन को। थीटा 60 है, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर और जो फोर्स है वो 10 न्यूटन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, तो मैंने सिंपली 10 न्यूटन रख दी यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 50 मीटर, और यहाँ पे कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, तो यहाँ कितना आ गया कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, है ना। कोस 60 1/2 ही होता है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 500। ये कितना आ गया भाई 10 मल्टीप्लाइड बाय 50, 500 न्यूटन, और 500 को बच्चा 1/2 से मैं डिवाइड कर दूंगा। बच्चा कोस 60 की वैल्यू 1/2 लिखी है मैंने, जगह कम है इस वजह से, ऐसा नहीं है। कोस 60 को 1/2 से और मल्टीप्लाई कर रखा मैंने, ठीक है। तो ये मेरे पास बच्चा 250 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर आ जाएगा, और ये न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय मीटर है, इससे मैं जूल भी कह सकता हूं, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे एक बात बताओ, मेरा वर्क डन पॉजिटिव है कि नहीं है, और वर्क डन एक बार बताओ बच्चों, तुम कहोगे कि सर जनरली कोस थीटा पॉजिटिव ही तो होता है, कोस थीटा कब से नेगेटिव होने लग गया। तो बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को, जो कोस थीटा है ना, इसकी वैल्यू अगर 90 से बड़ी हो जाए थीटा की वैल्यू, जैसे कोस 110 है ना, तो 90 से जस्ट बड़ा होते ही कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होना चालू हो जाती है, ठीक है। जो कि 11th क्लास के ट्रिगोनो में आएगा, आपके अच्छे से आराम से डिटेल में पढ़ोगे इस टॉपिक को आप, तब आपको पता चलेगा कि जो अपने पास में कोस थीटा ही नहीं, सभी की वैल्यूज कहीं ना कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव होती रहती है। तो ये बात ध्यान रखना, जो कोस थीटा है ना, कोस थीटा, ये अपने पास में जब थीटा की वैल्यू 0 से तो हो बड़ी और 90 से हो छोटी, तो इस सिनेरियो के अंदर कोस थीटा कैसा होता है अपना, पॉजिटिव होता है। और बच्चा आपकी बुक में दे दिया थोड़ा सा, इस वजह से मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, अदरवाइज ये ट्रिग्नो देखने के बाद ही करना चाहिए था अपने को, जब कोस थीटा की वैल्यू, जो कि 11th में अपने सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होती है और 180 से छोटी होती है, तब कोस थीटा अपने पास में नेगेटिव होता है, ठीक है। आगे का अपने को लेना देना नहीं है, आगे भी चलता रहता है, पर इतना नहीं देखेंगे, अपने 2 ही चीजें काम की है, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। जब कोस थीटा की वैल्यू अपने पास में 0 से 90 के बीच में, थीटा की वैल्यू जब 0 से 90 के बीच में, तब अपना कोस थीटा पॉजिटिव होगा। जब थीटा की वैल्यू अपनी 90 से 180 के बीच में, तब कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो अब बात करते हैं वर्क डन नेगेटिव केस की। वर्क डन कौन से केसेस में नेगेटिव होगा। तो बड़े शातिर हो रहे हो, समझ में आ गया कुछ बच्चों को, समझ में आ गया क्या, बताओ आ गया समझ में, नहीं आया तो चलो मैं बताता हूँ एक बार, देखो इधर देखो, जिनको समझ में आ गया कोई ना अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरा बताइए क्या समझ में आएगा सर, क्या बात कर रहे हो आप भी, सर मैं बता रहा हूँ, पेशेंस ना खो। बच्चों एक बात बताओ, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। अब मैं कहूँ मेरा फोर्स इधर है ना, और जो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट है वो इधर है। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, सॉरी इज स्मॉल, क्या कर रहा हूं बच्चों को बताओ, याद देखो थीटा ये बड़ा है, थीटा बड़ा, हाँ सॉरी थीटा बड़ा है 90 से और 180 से छोटा है। तो इस केस के अंदर एक बात बताओ, फोर्स तो कैसा है, पॉजिटिव रहेगा, अपना एस कैसा है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। अब बात करूं मैं कोस थीटा की, तो बच्चा कोस थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू 90 से 180 के बीच होती है, तब कोस थीटा की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो यहां पर ये जो कुछ भी आएगा नेगेटिव वैल्यू आएगी, जो कुछ भी आएगी, है ना। तो अगर किसी पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो अपने पास में नेगेटिव आता है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा अपने पास, जो कुछ भी हो लेकिन नेगेटिव में आने वाला है, ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए, कोस 180 की वैल्यू होती है बच्चों -1, कितनी, -1। कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों -1। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अपने पास जो वर्क डन है ना, ये नेगेटिव होता है, कब से कब तक, जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो और 180 से बड़ी या बराबर या छोटी, मतलब चलेगा, है ना, 180 तक, ठीक है। और कोस 180 के वैल्यू क्या होती है, एग्जैक्टली -1 होती है, ठीक है। कोस 180 पे वैल्यू एग्जैक्टली -1। अब देखो 180 का मतलब क्या है, मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया भाई, एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है 180 डिग्री, तो यहां पे एंगल कितना है, ये 180 डिग्री है कि नहीं है। तो इस सिनेरियो के अंदर वर्क डन की अगर बात करूं तो वर्क डन होगा क्या, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा, ठीक है। फोर्स कितना है F, डिस्प्लेसमेंट कितना है S, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 180 डिग्री, तो कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय -1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क डन इक्वल्स टू -FS। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, वर्क डन नेगेटिव कैसे आ रहा है। और सर ये नेगेटिव वर्क डन का सेंस क्या है, एग्जैक्टली ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं फोर्स लगाऊं एक डायरेक्शन में और उसके उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, ऐसा क्यों होगा, ऐसा कब से होने लगा सर। देखो बच्चों बात समझो, बात ऐसी है, बात कुछ इस प्रकार है कि कोई ऑब्जेक्ट मान के चलो यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, इस पे यहां तो आ गया हल्क, अपना हल्क ज्यादातर लड़कों को तो पता होगा, है ना, इवन कुछ लड़कियां भी देखती होंगी ना कॉमिक या फिर जो एवेंजर्स है, ये हल्क अपना मोटा वाला है ना, ये इसके पाँव है बड़े बड़े, ठीक है, और इस तरफ है मैं बेचारा,
सुकल सा पतला सा, ये देखो ये रहा, है ना, पतले से आर्क, ठीक है। अब हल कर रहा है इस पे, इधर से धक्का लगा रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं इधर से, है ना। तो अब ऑब्वियस सी बात है ये विकास सर है ना, ये विकास सर, ठीक है। ऑब्जेक्ट चला किधर जाएगा, अब तुम बताओ, हल किधर धक्का लगा रहा है तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, तो ऑब्जेक्ट अपना जाएगा ऑफ कोर्स, ऑब्वियस सी बात है इस तरफ, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, कोई मेरा पूछे कि सर आपका वर्क डन कितना हुआ, तो पूछे कि सर किधर जोर लगा रहे थे आप, इधर, डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया सर इधर, अरे सर ये तो उल्टा काम हो गया, आपको तो ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाना था, ये इधर चला गया उल्टा। उल्टा माने ऑपोजिट यहाँ पे नेगेटिव के टर्म्स में लेके चलो फिजिक्स में, है ना। ये थोड़ा सा मैंने ऐसे कहानी बना के बता दी ताकि दिमाग में तुम्हारी टिकी रही ये चीज कि फोर्स और जब डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब वर्क डन अपने पास में कैसा होता है, कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके बच्चों, पहले वाला अपन ने रिवाइज कर लिया था, वो अपन देखेंगे नहीं वापस, एक बार ये और देख लेते हैं और सम अप करते हैं इस वीडियो को। वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा के बराबर, ठीक है। अब अगर बात करूं वर्क डन अपने पास में तीन तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। जीरो का केस परफेक्ट है एकदम, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब अपना वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि एफ एस कोस थीटा होता है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री, ठीक है। तो इस केस के अंदर अपना वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो। पॉजिटिव की बात करें तो जब थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, इस सिनेरियो के अंदर कोस थीटा की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, इस वजह से अपना वर्क डन भी पॉजिटिव। और बात करें अगर थीटा की वैल्यू 90 से तो बड़ी है और 180 के बराबर या 180 से छोटी है, ऐसे सिनेरियो के अंदर वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और एग्जैक्टली वर्क डन जो है वो माइनस एफ एस कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। और वर्क डन एग्जैक्टली एफ एस कब होता है, जब थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। आई होप ये सारे केसेस अपन देख चुके हैं, समझ में आपको आ गया होगा बच्चों। पढ़ते रहो और प्लीज शेयर इट, है ना, ताकि जो रिक्वायरमेंट और बच्चों को भी है उन तक भी ये पहुंचे, है ना। थैंक यू।